हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मैजिक में। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा था और बहुत सारे रूल्स को भी देखा था। कुछ रूल हमारे छूट गए थे जिसको आज हम इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमेशा की तरह प्रीवियस क्लासेस में जितने भी रूल होते हैं उन सभी रूल्स का हम लोग रिवाइज करते हैं। तो चलिए कुछ रूल्स को हम देखते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या पढ़ा था रूल्स में? एज वेल एज लॉन्ग एज, बिसाइड, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, एक्स्ट्राज वर्ड दो सब्जेक्ट से अगर जुड़े हों तो उसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अगर पहला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। अगर पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है। एक रूल हमने और पढ़ा था कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉर और एक्सेट्राज वर्ड से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो उनमें हम लोग सबसे नजदीकी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर सबसे नजदीकी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर में है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए आगे के रूल हम इस क्लास में चर्चा करते हैं। तो देखिए रूल हमारा क्या कह रहा है, ये वाला नया रूल है। ये रूल हमारा कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो डायरेक्ट लिखते हैं मेन सब्जेक्ट्स के अनुसार वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। मेन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए कैसे मेन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लिया जाए कि द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। कुछ लोग इसमें आर का यूज करेंगे, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, क्योंकि यहां पे एस लगा है, पर ये हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है। किसकी क्वालिटी? एप्पल की क्वालिटी, बट मेन सब्जेक्ट क्या है? द क्वालिटी। द क्वालिटी हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? द क्वालिटी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इज का यूज किए हैं। तो मेन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लें तो ही एंड नॉट हीज पेरेंट्स इज गिल्टी। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। अब यहां पे पेरेंट्स में लगा है यस, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। मेन सब्जेक्ट का कौन कौन काम कर रहा है? ही का काम कौन कर रहा है? मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स। तो एक बार आप फिर से समझिए मोटे मोटे तरीके से कि मेन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा। अगले रूल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए ये रूल हमारा क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यही चीज हम लिखने जा रहे हैं। कलेक्टिव अगर नाउन दिया हो, किसी भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में हो, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो बोल सकते हैं हार्ड ऑफ काउज
is grazing in the field, ठीक है। द herd ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कहने का मतलब जो काऊ का जो समूह है, काऊ का जो झुंड है, क्या कर रहा है, फील्ड में ग्रेजिंग कर रहा है, फील्ड में चर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ भाई, समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। इसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज किए हैं। यहाँ पे देखिए इज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हुआ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। हार्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, क्या बोलते हैं, द कमिटी इज टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है। तो कमेटी क्या कर रही है, अपना डिसीजन ले रही है, तो कमेटी क्या होती है, एक कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। द कमेटी इज टेकन इट्स डिसीजन। अब ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया हम लोग ने, कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोगों ने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। तो कलेक्टिव नाउन कहीं पे दिखे तो आप लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा, जैसे हार्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कमेटी इज टेकन इट्स डिसीजन। इसका एक अपवाद भी होता है। अपवाद क्या है, कलेक्टिव नाउन हो बट उसमें अगर मतभेद हो जाए, देखिए अगर कलेक्टिव नाउन हो उसमें मतभेद हो जाए, बस मतभेद हो, तो उसमें हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए, एग्जांपल के लिए अगर देखें, एक्सेप्शन है हमारा, एग्जांपल के अगर देखें, द कमिटी आर डिवाइडेड, the committee are divided into their opinion। तो कमेटी क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई, ठीक है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। तो वहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करेंगे। अब अगर एक साथ अगर काम करे कोई चीज, कलेक्टिव नाउन एक साथ अगर काम करे, तो वहां पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। जब अलग अलग काम करे, कमेटी में बहुत सारे मेंबर हैं बट उनका ओपिनियन अलग अलग है, तो उसमें हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करेंगे, जब अलग अलग चीजें हो जाएंगी, कलेक्टिव नाउन में जो मेंबर्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, तो वहां पे हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, द टीम आर ट्राइंग टू देयर न्यू ड्रेसेस, द टीम आर ट्राइंग टू देयर न्यू ड्रेसेस, ठीक है। जो टीम ने ट्राई किया अपना अलग अलग ड्रेस, तो वहां पे टीम क्या कर रही है, टीम के अलग अलग मेंबर हैं, टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, वहां पे अलग अलग मेंबर्स ने क्या किया, अपने अलग अलग ड्रेस को ट्राई किया, क्योंकि टीम एक साथ खेलती है। और यहाँ पे सेंटेंस को आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे उनका ओपिनियन चेंज हो रहा है, मतलब कलेक्टिव नाउन का ओपिनियन कहाँ पे चेंज हो रहा है, या कलेक्टिव नाउन कहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अलग अलग काम कर रहे हैं तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इतनी सारी चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगले रूल की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखें ये रूल हमारा क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नो वन, समबॉडी, समवन, इस टाइप के वर्ड आए, तो आगे आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है, वो सभी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक। हालांकि ये चीजें हमने प्रोनाउन जो पार्ट हुआ था उसमें हमने देखी थी।
मतलब क्या, ईच एवरी, सॉरी, एवरी somebody, anybody, नॉन, एक्सेट्राज वर्ड अगर आए किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में ये आए तो वहां पे हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, जो भी आगे आने वाली चीजें होंगी वो सभी सिंगुलर फॉर्म में होंगी, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अगर ईच, एवरी, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन इस टाइप के वर्ड आए तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, सिंगुलर प्रोनाउन का और सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ईच स्टूडेंट is doing his homework कि their homework, क्या होगा यहाँ पे, their कि his homework। ठीक है, each students is doing their homework या his homework, क्या होगा यहाँ पे। देखिए हमने क्या बताया कि ईच के बाद आगे आने वाला जो ये नाउन भी हमारा जो होता है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। ईच के बाद आने वाला सभी चीजें, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, ये सभी चीजें क्या हो जाती है, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो ईच के बाद ये जो आ रहा है डायरेक्ट, तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, ईच स्टूडेंट। अब ये वाला भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, इज। ठीक है, आगे आने वाला जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है हमारा, वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे देयर नहीं, हीज होमवर्क। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, ईच, एवरी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नॉन, एक्सेट्राज वर्ड किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आए तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो अगले रूल की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये रूल हमारा क्या कहता है, ये रूल हमारा एकदम प्रीवियस रूल के जैसा ही है, ईच, एवरी, एनी, नॉन, वन, एक्सेट्रास के बाद क्या आए, ऑफ आए, ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है डायरेक्ट, फिर इसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, देन इसके बाद प्रोनाउन कोई आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ईच के बाद डायरेक्ट ऑफ आए, ऑफ के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आ रहा है तो हमारा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑफ के बाद डायरेक्ट जो नाउन आ रहा है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी, वर्ब होगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी, प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। ठीक है, मतलब ईच, एवरी, एनी, नॉन के बाद जो भी डायरेक्ट, ऑफ के बाद डायरेक्ट नाउन आए वो हमारा प्लूरल होगा और बाकी सभी चीजें सिंगुलर फॉर्म में होगी। लेकिन अगर ऐसा हो, ऑफ आए लेकिन ऑफ के बाद नाउन आए लेकिन यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाए, रिलेटिव प्रोनाउन का संबंधवाचक सर्वनाम का यूज हो जाए, मतलब दैट, है ना, इस टाइप के वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाए, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, देन इसके बाद वर्ब आ जाए, देन इसके बाद प्रोनाउन आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे क्या, देखिए यहां पे जो
ऑफ आ रहा है, इसके डायरेक्ट बाद जो नाउन आ रहा है, इसमें हम लोग प्लूरल प्लूरल जो नाउन है उसका यूज करेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में हम लोग हेल्पिंग वर्ब में भी प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब में भी प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे, फिर प्रोनाउन में भी प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। सभी में हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बता देता हूं कि अगर ईच एवरी एनी नॉन वन के बाद ऑफ आए और इसके डायरेक्ट बाद नाउन आए, फिर इसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आता है तो हम लोग आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन में हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग बेहतरीन तरीके से इस टाइप के रूल को समझ सकते हैं। अगर एग्जांपल के बारे में बातें करें तो एग्जांपल हमारा ईच ऑफ बॉयज हैज डन हीज होमवर्क। ठीक है, देखिए अगर ईच के बाद ऑफ आए, ऑफ के डायरेक्ट बाद नाउन आए तो नाउन हमारा वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, लेकिन आगे आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ये देखिए यहाँ पे, और प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। वर्ब अगर आती है, अगर वर्ब आती है वो हमारी सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। यहाँ पे वैसे तो थर्ड फॉर्म है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब अगर आती है वो भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। मान ली हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, डायरेक्ट वर्ब आती है तो वो हमारी सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगी। फिर प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अगर एक हम और सेंटेंस लेते हैं, ये रूल का एग्जांपल ये है। अगर हम इस रूल की बात करें, इसका एग्जांपल अगर देखें, बाहुबली इज वन ऑफ बेस्ट movies has one of the best movie that has ever been seen Bahubali is one of the best movies that have ever been seen। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, एक रिलेटिव प्रोनाउन आया ना, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। ये भी हमारी किस फॉर्म में होगी, ये वाली हमारी प्लूरल फॉर्म में होगी। अब वन ऑफ है ना, वन के बाद ऑफ है तो डायरेक्ट आने वाला जो नाउन होगा वो भी हमारा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। बाकी सभी चीजें प्लूरल फॉर्म में होती हैं। अगर क्या आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आ जाए, मेन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर बीच में आता है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अगर वर्ब होती है तो वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, ईच हो, एवरी हो, एनी हो, आइदर हो, नाइदर हो, एक्सेट्रा वर्ड हो, उसके बाद ऑफ आए, डायरेक्ट बाद नाउन आए, हेल्पिंग वर्ब आए, फिर वर्ब आए, फिर प्रोनाउन आए, तो हम लोग जो नाउन होता है, डायरेक्ट आगे आने वाला जो नाउन होता है प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, और आगे आने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं जैसे प्रोनाउन हो गया, वो सभी चीजें हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, अगर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, बीच में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ऑफ के बाद आगे आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल फॉर्म में होगी, वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा, और प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म में होगी। वर्ब हमारा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में इसलिए नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल फॉर्म में है, हेल्पिंग वर्ब अगर है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है, तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले रूल की ओर चलते हैं हम लोग।
देखिए ये रूल हमारा क्या कहता है, ये रूल हमारा कहता है, देखिए उसी रूल से रिलेटेड है, लेकिन यहां पे पहले ओनली आ जाता है। क्या आ जाता है? सबसे पहले ओनली, देन ईच एवरी वन एक्सेट्रास के बाद ऑफ आता है, फिर क्या आता है? ऑफ आता है, ईटीसी। ठीक है, ओनली के ओनली पहले आता है, ईच एवरी वन एक्सेट्रास के बाद ऑफ आता है। तो हम किसका यूज करते हैं? जो नाउन आता है उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? जो नाउन आएगा वो उसमें हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब हमारी किस फॉर्म में होगी? सिंगुलर फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। जब कब होगी ऐसा? ऐसा कब होगी? जब ओनली हमारा पहले आ जाए। उसमें क्या होता था? उसमें ऐसा होता था कि ईच एवरी के बाद डायरेक्ट ऑफ आता, तो ऑफ को हम लोग प्लूरल बना देते थे, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती थी वो सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में हो जाती थी। बट इसमें अगर ओनली पहले लग जाता है तो जो नाउन होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब होगी, जो भी प्रोनाउन होगी वो सभी सिंगुलर फॉर्म में होगी। क्लियर हो गई होगी बात, ये चीज आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझे। देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो दिस इज ओनली दिस इज ओनली वन ऑफ मूवीज that has been published। ठीक है, देखिए दिस इज ओनली वन ऑफ मूवीज दैट हैव बीन पब्लिश्ड। यहां पे ओनली के बाद वन ऑफ लिखा है, वन ऑफ के बाद डायरेक्ट जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी, या कि अगर जो प्रोनाउन आता है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि ओनली के बाद ईच एवरी वन एक्सेट्रास वर्ड आए और इसके डायरेक्ट बाद ऑफ आए। ठीक है, ओनली के बाद ईच एवरी वन, एनीवन, एनीबॉडी एक्सेट्रा वर्ड आए, इसके बाद ऑफ आए, और नाउन आए, रिलेटिव प्रोनाउन आए, वर्ब आए। तो नाउन डायरेक्ट आने वाला जो नाउन होता है उसको प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी चीजें होती हैं उसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। अगले रूल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए ये रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस काल्पनिक हो, मतलब क्या हो? सेंटेंस की शुरुआत में इफ हो, एज इफ हो, विश हो, WISH, एज विश हो, सपोज हो, ठीक है, इतने सारे वर्ड हो, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वो चीजें क्या हो जाती हैं? उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसमें क्या होता है? प्लूरल फॉर्म का यूज होता है। नहीं समझे? देखिए सपोजेबल जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। देखिए एग्जांपल अगर हम लें कि इफ आई वर bird, if I were bird I would fly in the sky। देखिए अगर मैं क्या होता, वर्ड होता, तो I would fly in the sky। सपोजेबल है ना? वर्ड क्या सोच रहा है कि अगर मैं वर्ड होता या मैं चिड़िया होता तो मैं क्या करता? आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो यहां पे सपोजेबल सेंटेंस है। सपोजेबल सेंटेंस में शुरुआत में इफ आता है, एज इफ आता है, विश आता है, एज विश आता है, सपोज आता है,
तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, काल्पनिक सेंटेंस हो जाता है ना। तो वहां पे इफ आई वर, मतलब यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। हमेशा की बात होती है, अगर 20 वाले सेंटेंस आते हैं, काल्पनिक सेंटेंस आते हैं, वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। अगर और एक एग्जांपल लिया जाए, सपोज ही वर reach, he would help other, ठीक है। अगर वह रीच होता तो वो क्या करता, मदद करता, है ना। यहां पे वो रीच अभी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस सपोजेबल है, या बोल सकते हैं कोई भी सेंटेंस काल्पनिक है, वहां पे हम लोग कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम लोग हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई सपोजेबल सेंटेंस आता है, उसमें शुरुआत में इफ, एज इफ, विश, एज विश, सपोज से शुरुआत हो कोई सेंटेंस, तो आगे आने वाला अगर कोई भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, हमेशा प्लूरल फॉर्म की यूज होगी। अब ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। कल हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कल हम उसको पूरा कर देंगे। देन हम लोग एडजेक्टिव की ओर चलेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।